So we will start solving with 2017 CSAT question. Now coming to the question first. No supporters of party X who knew Jet and supported his campaign strategy agreed for the alliance with the party Y, but some of them had friends in party Y. Okay, क्या बोल रहा है कि नो सपोर्टर्स ऑफ, यहाँ पर पार्टी एक्स के सपोर्टर मान लेते हैं, एंड इनमें जो पार्टी एक्स के सपोर्टर है हु न्यू जेड एंड उनके कैंपेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें से ये वाले पोर्शन, तो ये एक्स के सपोर्टर जो जेड को जानते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो अग्री हो रहे हैं फॉर द अलायंस विद द पार्टी वाई। मतलब इनके बीच ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो पार्टी एक्स के कोई भी ऐसे सपोर्टर जो कि जेड को जानते हैं और सपोर्ट करते हैं उनके कैंपेन स्ट्रैटेजी को, वो अग्री नहीं करेंगे अलायंस विद द पार्टी वाई, बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड्स इन पार्टी वाई। ओके, तो इसके रेफरेंस में बताना है कि विथ रेफरेंस टू द अबव इन्फॉर्मेशन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कि एकदम सही होना ही होना होगा, एक भी कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो फॉल्स साबित हो, हमेशा ट्रू होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट अग्री फॉर द अलायंस विद द पार्टी एक्स। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई के कुछ सपोर्टर हैं वो अग्री नहीं कर रहे हैं फॉर द अलायंस विद द पार्टी एक्स, बट एक्स के साथ अलायंस की तो बात ही नहीं हुई है ना। एक्स के साथ अलायंस की बात कहाँ बताया गया, हमको नहीं बताया गया, तो दिस इज़ नॉट going to be correct. Then second option, there is at least one supporter of party Y who knew some supporters of party X as a friend. तो ये तो यहीं पर ही बता दिया था कि कुछ ऐसे लोग हैं, there is at least one supporter of party Y जो कि जानते हैं who knew some supporters of party X as a friend, है ना। तो ये तो सही है। Then थर्ड वाला ये बोल रहा है कि no supporters of party X supported Jet's campaign strategy. नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स, कोई भी सपोर्टर है पार्टी एक्स के, वो पार्टी एक्स सपोर्टेड जेट्स कैंपेन स्ट्रैटेजी। तो कोई भी एक्स के सपोर्टर है वो जेट को सपोर्ट नहीं कर रहे बोल रहे हैं, बट यहाँ पर तो ओवरलैप हो रहा है, तो ये भी गलत। देन नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो जेड को जानते हैं, बट हमको तो क्वेश्चन में बोला ना हो न्यू जेड एक्स सपोर्टर, तो ये भी गलत। तो ओनली दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ये हमेशा ट्रू होगा। ओके, फिर इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है इसी में, विथ रेफरेंस टू द अबव इन्फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, then some supporters of party X who opposed Jet's campaign strategy knew Jet. No supporters of party X supported Jet's campaign strategy. तो हमको अपना डायग्राम पता है कि कैसे बना था। यहाँ पर X था, I mean this was X, this was Z, ये ओवरलैप वाला रीजन था और ये Y को सपोर्ट नहीं करते। अब ये डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बीच ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना। दिस वॉज जेड। ओके, अब पढ़ते हैं। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स के वो जेड को जानते थे, हाँ ये तो सही है। देन सेकेंड बोल रहे हैं सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज्ड जेड्स कैंपेन, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स के जो सपोर्टर हैं अपोज्ड जेड के कैंपेन को अपोज कर रहे हैं, मतलब ये वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सब अपोज कर रहे होंगे। अपोज्ड जेड्स कैंपेन स्ट्रैटेजी न्यू जेड, हाँ हो सकता है। और उसके बाद फिर थर्ड ये बोल रहा है कि नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स पार्टी के कोई भी सपोर्टर ऐसे नहीं है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं जेड के कैंपेन स्ट्रैटेजी को, बट ऐसा तो नहीं है, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। एक्स के पार्टी के सपोर्टर है वो जेड के भी सपोर्ट कर रहे थे, दिस इज रॉन्ग, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो थर्ड ओनली इज नॉट करेक्ट। अगर ये वाला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो अगर एग्ज़ाम हॉल में आए तो पहले तो फर्स्ट को में तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि पहले में ही इतना टफ वाले में जाएंगे तो सोचना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड राउंड में कर सकते हैं अगर टाइम बचा, और ये क्वेश्चन करने की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
और तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है तब जाके इसको करना। अदरवाइज जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है उसको ईजिली करेक्ट किया जा सकता है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है जो सॉल्व नहीं हो रहा उस पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेकेंड फोर्थ सैटरडेज and all Sundays are taken only as holidays for an office, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? Any month of any year. अब हमको नहीं पता है कि कौन सा मंथ है वो, तो मंथ में कितने डेज होते हैं? 28 हो सकते हैं, 29, 30, 31, कुछ भी हो सकता है। अब ईयर कोई सा भी हो सकता है, बोला तो लीप ईयर भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए 29 हमने ले लिया है फरवरी को कंसिडर करते हुए, ठीक है। अब कब कब? एक तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को और सारे संडे को, यही बस हॉलीडे होगा और कोई भी दिन हॉलीडे नहीं होगा। तो हमको क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज निकालने के लिए मतलब इतने दिन तो काम करना ही करना पड़ेगा, तो मिनिमम वाला डे ले लेते हैं पहले। तो 28 डेज हो गए। अब उनमें से ये देन उनमें से ये 2 दिन, तो एक सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, तो ये 2 दिन ये हो गए। एंड ऑल संडे, एक मंथ में कितने संडे आते हैं? 4 संडे आते हैं, तो 4 माइनस एंड ये 2 सैटरडे को काउंट करना है, 4, 5, 6, तो 28 माइनस 6, 22। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मिनिमम 22 डेज तो काम करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी मंथ हो कोई भी ईयर हो, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if there is a policy that 1/3 of a population of a community has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of the community after the 6th year if there is no further growth in the population during this period? हो रहा है कि अगर कोई एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे पॉपुलेशन है कम्युनिटी का वो 1/3 का माइग्रेट हो जा रहा है, तो लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ पॉपुलेशन क्या होगा? तो पहले पी था, मान लेते हैं 1/3 तो माइग्रेट कर गए, तो बचा हुआ पॉपुलेशन लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन कितना बचा? 2p/3, है ना। अब ऐसे ही लगातार 6 साल तक का हो रहा है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड फॉर 6 टाइम्स, तो 2 का पावर में 6, 3 का पावर में 6, दिस विल बी द पॉपुलेशन, है ना। ये है। तो अब इसी को देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो 2 की पावर में 6, 4, 4, 8, 8, 64 ऑप्शन में दिस इज ओनली 64 वाला ऑप्शन। अब नीचे का को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो 1632 है, 32, 64, तो 64/729 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन आफ्टर 6th ईयर, राइट। Then next question, 4 tests, physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on consecutive days, मतलब लगातार कर रहे हैं, कितना? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 टेस्ट कंडक्ट करने हैं अपने को कॉन्सिक्यूटिव डेज में, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर में हो, ज़रूरी नहीं है। द फिजिक्स टेस्ट इज़ हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, तो जो भी फिजिक्स टेस्ट हो रहा है इज़ हेल्ड बिफोर द टेस्ट, किस टेस्ट के पहले? बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, तो आफ्टर बायोलॉजी जो टेस्ट हो रहा है उससे पहले होना चाहिए फिजिक्स, है ना। तो अब यही वाला टेस्ट यहाँ पर भी आ सकता है, तो एक कंडीशन क्या हो सकती है? तो 1, 2, 3, 4, तो एक तो सिंपली यही वाला बना लेते हैं, ये कंडीशन हो सकती है ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि बायो यहाँ पे है, यहाँ पे, एंड फिजिक्स यहाँ पे था, ठीक है। तो अभी भी तो देखो सेम चीज़ ही फॉलो हो पा रहा है, देखो कि द फिजिक्स टेस्ट इज़ हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी उस टेस्ट से पहले हुआ। यहाँ पर भी देखो फिजिक्स टेस्ट इज़ हेल्ड आफ्टर द टेस्ट विच इज़ हेल्ड बिफोर विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट बच गया? ये फिजिक्स यहाँ पर है, बायो यहाँ पर है, और इसके फिर केमिस्ट्री इज़ कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 days 2 tests आर हेल्ड। तो जो अच्छा मैंने यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत दे दिया,
नंबरिंग यहाँ से देना चाहिए था, चलो नंबरिंग मैटर भी नहीं करता। तो एक ही तरफ से काउंट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने किस तरफ से कंसिडर किया है देख लेते हैं। फिजिक्स टेस्ट इज़ हेल्ड बिफोर द टेस्ट, फिजिक्स टेस्ट है वो पहले हो रहा है। फिजिक्स टेस्ट इज़ हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा ना तो बेस्ट है कि आप हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन इसका देख लो, साइड में ही दिया हुआ रहता है, तो हम इसको हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन से और इजीली बना सकते हैं। तो अगर मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला दिखाऊं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, लगातार 4 दिनों पर आयोजित किए जाते हैं और जीव विज्ञान के बाद आयोजित होने वाले परीक्षण से पहले, मतलब बायोलॉजी के बाद जो होने वाला एग्ज़ाम था, जीव विज्ञान के बाद आयोजित होने वाले परीक्षण से पहले भौतिकी का परीक्षा आयोजित किया जाता है। अब इससे पहले यहाँ पर आ सकता है फिज़िक्स, या फिर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है क्या, जस्ट यहाँ पे बायो था और उससे पहले, है ना, यहाँ पे फिज़िक्स आ सकता है। तो अब पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के बाद आयोजित होने वाले परीक्षण से पहले फिज़िक्स का परीक्षा आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे देखो, जीव विज्ञान के बाद आयोजित होने वाले परीक्षण से पहले भौतिकी का परीक्षा आयोजित किया जाता था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फिर अब यहाँ पर बोला गया कि 2 परीक्षण आयोजित होने के ठीक बाद रसायन विज्ञान का आयोजित, तो 2 पेपर हो जाएगा तभी केमिस्ट्री होगा, 2 पेपर होगा तभी केमिस्ट्री होगा। तो अंतिम परीक्षण कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा बचा, मैथमेटिक्स ही बचा है बस। तो मैथ्स विल बी द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो हिंदी वाले से और ईजिली हम आंसर पे आ सकते हैं। तो अगर ऐसे वाले में सही से ना समझ है तो उसका हिंदी वाले पे सॉल्व कर लेना, तो ईजिली आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द इनकम ए एंड बी इज़ मोर देन दैट ऑफ सम ऑफ इनकम ए एंड बी इज़ मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी टेकन टुगेदर। ठीक है, सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज सेम एज B and D taken together. Moreover, A earns half as much the sum of the income B and D. तो किसका हाईएस्ट इनकम है, ओके निकाल सकते हैं क्या, A प्लस बी सी प्लस डी कुछ रिप्लेस होगा क्या, ये तो A प्लस बी है, ये कैसे रिप्लेस होगा, B प्लस डी। ए का वैल्यू इधर रखेंगे 2A B प्लस डी। यहाँ पर अगर मैं A प्लस सी करूँ B प्लस डी की जगह 2A, तो C इज इक्वल्स टू 2A माइनस A, तो A इज इक्वल्स टू C। बट इससे हाईएस्ट पता चला क्या, A एंड C तो नहीं होगा, ये तो पता चल गया, क्योंकि हाईएस्ट बोला है तो A एंड C तो दोनों इक्वल है, तो 2 आंसर तो हो नहीं सकता, तो A एंड C तो नहीं हो सकते, है ना। अब B एंड D में से ही कोई होना चाहिए, तो अब इसको यहाँ पर रख के देखते हैं। A प्लस बी की जगह पे ए, बी की जगह पे ए नहीं आ सकता, हाँ ए की जगह पे सी आ सकता है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू सी है ना, देन सी की जगह पे सी ही रहने देते हैं। अब सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन डी, तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कौन होगा, तो बी होगा। आ गया अपना आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वॉइस इज़ अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। बोल रहा कि जो गुड वॉइस है, अगर अच्छी आवाज़ है, वो नेचुरल गिफ्ट है, बट उस इंसान को भले नेचुरल गिफ्ट है उसके बावजूद उसका प्रैक्टिस करते रहना होगा ताकि वो इम्प्रूव करे और एक्सेल करे इन दी फील्ड ऑफ म्यूज़िक। अब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसी के बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो है, तो सेम जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करते हैं वही अप्रोच अपनाएंगे, जहाँ पर अपना जो भी फ्री नॉलेज है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जितना हमको ऊपर में बताया गया सिर्फ उतना को ही करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बोल देगा कि सन सेट्स इन द ईस्ट, तो हम वही कंसिडर करेंगे कि यस सन सेट्स इन द ईस्ट। ठीक है, अपना नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। पहला बोल रहा है कि नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, जो नेचुरल गिफ्ट है उसको नर्चर एंड
केयर की ज़रूरत पड़ती है, यही तो बता रहा है वो कि चलो गुड वॉइस आपके पास है, वो नेचुरल गिफ्ट है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा उसको इम्प्रूव एंड एक्सेल करने के लिए म्यूज़िक में। तो यही तो बोल रहा है कि नेचुरल गिफ्ट है, उसको नर्चरिंग एंड केयर की ज़रूरत पड़ती है। इवन दो वंस वॉइस इज़ नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो भी क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताया गया है गुड वॉइस के बारे में, बैड वॉइस के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बताया। तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। जितना बोला है उतना ही कंक्लूड करेंगे। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, टू तो नहीं फॉलो करता। इधर कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो इधर कंक्लूजन वन और टू में हमको नहीं पता कौन फॉलो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमको पता है कि ओनली कंक्लूजन वन ही बस फॉलो कर रहा है, नीदर वाला तो है ही नहीं आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देयर आर 3 पिलर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So there are 3 pillars X, Y and Z of the different heights. A spider ABC starts to climb on these pillars simultaneously. साथ में तीनों स्पाइडर है वो क्लाइम कर रहे हैं। इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन X by 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। X है वो 6 सेंटीमीटर जंप कर रहा है बट 1 सेंटीमीटर फिर फिसल के नीचे आ जा रहा है, फिर अगला जंप करेगा फिर 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ये सब हो रहा है। B climbs on the Y by 7 centimeter but slips down 3 centimeter. Then C climbs on Z by 6.5 centimeter but slips down 2 centimeter. If each one of them requires 40 chances to reach to the top of the pillar, तो सबको 40 चांस ही दिए गए और जिसमें वो टॉप ऑफ द पिलर में पहुंच गए। What is the height of the shortest pillar? का हाइट क्या है ये बताना है। तो कुछ नहीं, बस कैलकुलेट कर लेना है। वही मैंने एक बार फ्रॉग वाला बताया था उस टाइम पे कि वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पिलर्स है एक्स वाला पिलर के लिए और स्पाइडर ए, है ना। स्पाइडर ए का इफ़ेक्टिव जंप कितना है, 6 जंप करता है, 1 माइनस हो जाता है ना। तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब सबको 40 चांस मिल रहा है। मैंने बताया था कि लास्ट जंप में स्लिप नहीं करेगा, मतलब पूरा वो 6 सेंटीमीटर जंप करेगा। तो एक चांस जिसमें जो लास्ट चांस था उसमें पूरा 6 सेंटीमीटर जंप किया है, तो बचे हुए 39 जिसमें इफ़ेक्टिव जंप उसका 5 है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यही होगी हाइट एक्स वाले पिलर की। तो कितना आ जाएगा, 5 या 45, 4, फिर 5 10 बचे 15, 16 17 18 19 प्लस 6 6 5 11 9 10, तो 201 सेंटीमीटर आया है। अभी देख लेते हैं और वाई वाले पिलर का। तो कितना हो जाएगा वाई पिलर का, यहाँ पर वाई पिलर के लिए इफ़ेक्टिव जंप कितना है 7 माइनस स्लिप्स डाउन 3, तो 4 सेंटीमीटर इफ़ेक्टिव जंप है। इसको भी 39 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस लास्ट वाला जो जंप होगा पूरा होगा 7, 9 चौक 36, 4 8 7 12 13 14 15 प्लस 7 6 6 12 13 6 163। तो हमको शॉर्टेस्ट पिलर चाहिए ना, तो 201 तो नहीं है, तो ये तो वैसे भी यहाँ पे 210 है, तो ये तो नहीं होने वाला है। 163 आया है, अभी इससे और कम आ गया तो सही है, नहीं तो वही यही आंसर हो जाएगा। अब जेड वाले पिलर का देख लेते हैं। 6.5 सेंटीमीटर बट जंप्स बट स्लिप डाउन कितना 2, तो इसके लिए कितना आ गया 4.5। इफ़ेक्टिव जंप इज़ 4.5। इसको भी 39 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 प्लस लास्ट वाला पूरा जंप करेगा मतलब 6.5, ठीक है। स्लिप नहीं करेगा लास्ट वाले में। तो 9 5 45, 5 10 15 16 17 18 19, और उसके बाद फिर ये 9 चंक 36, 4 7 12 13 14 15, 5 9 6 15, 5 6 7, फिर ये 1, तो इसमें 175.5 देन 6.5, 6 6 12 7 और 1 8, ये तो 182 कुछ आ रहा है, तो ये तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। दिस विल बी द शॉर्टेस्ट। 163 सेंटीमीटर विल बी द शॉर्टेस्ट पिलर का हाइट एंड दैट इज पिलर नंबर वाई।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, काफ़ी कचरा कर दिया है मैंने। राइट, सो राइट्स आर सर्टेन advantageous conditions of social well-being indispensable to the true development of the citizen। बोल रहा है कि जो राइट्स है वो सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशन है, राइट्स है वो एडवांटेज के लिए होता है, किसके, सोशल वेलबींग ऑफ सोशल वेलबींग इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। तो सिटीजन के ट्रू डेवलपमेंट के लिए इंडिस्पेंसिबल है सोशल वेलबींग, मतलब इंडिविजुअल सोशल वेलबींग के लिए एडवांटेजियस है, ऐसा कुछ बता रहा है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट्स। तो राइट्स के बारे में क्या बताना चाह रहा है, राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड ओनली, इंडिविजुअल गुड के बारे में बात कर रहा है, बट सिर्फ इंडिविजुअल गुड के बारे में बात कर रहा है क्या, नहीं। राइट्स एम एट सोशल गुड ओनली, सोशल वेलबींग बोला है, बट क्या सिर्फ सोशल वेलबींग बोला है, नहीं, क्योंकि इंडिस्पेंसिबल टू सिटीजन के लिए भी बोला है ना, तो ये तो नहीं होगा। राइट एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, येस दोनों के लिए है। फिर राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड डिवॉइड ऑफ सोशल वेलबींग, कि इंडिविजुअल का गुड होगा लेकिन सोशल वेलबींग नहीं होगा, तो ये तो गलत है, दोनों का ही होगा। राइट एम करता है बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 स्टूडेंट्स फेल इन अ क्लास ऑफ 52, तो 52 का क्लास था, 15 इनमें फेल हो गए। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, तो पहले फेल्ड स्टूडेंट का नाम हटा देते हैं पहले। 12, दिस इज 4, 4 से 1 गया 3, फिर 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है, 37 स्टूडेंट बचे। अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजिशन ऑफ रामेश इज़ 22 फ्रॉम टॉप, तो इसका 22 रैंक है फ्रॉम टॉप। व्हाट इज़ पोजीशन फ्रॉम बॉटम, तो रैंक बताना है हमको बॉटम से, वो भी तब जब 37 स्टूडेंट है, बोला ना हमको कि जो फेल है उनका नाम हटा दिए, फिर रैंक उसका ये है। तो 37 स्टूडेंट है टोटल, 22 उसका रैंक है, और रैंक फ्रॉम बॉटम निकालना है, रैंक निकालना है ना, देखो रैंक दिया हुआ है, फिर -1, ये अपना फॉर्मूला हो गया। 37 + 1 ये 22 प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम ये 38, ये 22 रैंक आ जाएगा, ये 16th विल बी द रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, A + B मीन्स A इज़ द सन ऑफ, ओके, तो ये क्या होगा, ऐसा हो रहा है, तो PRQ, प्लस का मतलब क्या है, सन, एंड माइनस का मतलब है वाइफ। तो अब देख लेते हैं, A इज़ द सन ऑफ B, तो यहाँ पे P इज़ द सन ऑफ, P इज़ सन ऑफ R एंड R इज़ द वाइफ ऑफ Q, तो क्या होगा, Q इज़ द सन ऑफ P, Q इज़ द सन ऑफ P, Q कैसे सन होगा P का, नहीं ये तो नहीं होगा। Q इज़ द वाइफ ऑफ P, Q इज़ द, अब R है वो वाइफ है बोला ना, R इज़ द वाइफ, तो H का तो हस्बैंड होना पड़ेगा, है ना, तो R है वो वाइफ है Q की, ठीक है। फिर Q इज़ द वाइफ ऑफ P, Q वाइफ है क्या P की कैसे वाइफ होगी भाई, Q इज़ द फादर ऑफ P, Q इज़ फादर, Q फादर ऑफ P, यस Q ही तो फादर होगा ना, अगर ये उसका सन है, R वाइफ है, उसी का बेटा है, और उसका शादी Q के साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली यही फादर होगा, और कौन होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10%, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे। तो पहले गोपाल ने एक फ़ोन ख़रीदा, मान लेते हैं सेल फोन कितने का है, 100 का है, ठीक है, 100 रुपीज़ का है, एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब इंक्रीज, तो 1/10, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस अपने को पता है, हमने मान लिया 100, और उसको सेल किया है कितने पे, प्रॉफिट में 10%, तो 10% प्रॉफिट से ही अपना ये रेशियो आ गया था 11/10, तो इधर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा 10, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 110। अब ये जो 110 रुपये है ये CP है किसके लिए, राम के लिए, क्योंकि राम ने ही तो ख़रीदा है ना गोपाल से, गोपाल ने तो 10% प्रॉफिट में बेच दिया उसको, राम को। अब क्या हुआ, राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल, अब राम वापस से उसको बेचना चाह रहा है, जिसने 110 रुपये में ख़रीदा है राम ने, अब वो वापस से इसी पर्सन को, गोपाल को ही बेचना चाह रहा है, इसी सेलफोन को 10% लॉस में। तो 10% जब लॉस का हो जाएगा तो ये डिक्रीज़, तो
क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था, किसका, राम ने कितने में ख़रीदा, 110 में ख़रीदा था, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 11। तो उसने कितने में बेचा, लॉस में बेचा है, तो इधर भी 11 का मल्टीप्लाई होगा 99, है ना। फिर व्हाट विल बी दी गोपाल्स पोजीशन, गोपाल का पोजीशन क्या होगा अगर उसने अग्री कर दिया तो क्या पोजीशन होगा गोपाल का। अब वो हमको क्या पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस, ये सब देखना है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई ऐसा कॉस्ट प्राइस, ये सब करते हैं हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, है ना। तो गोपाल को क्या होगा ये चेक करना है। तो गोपाल ने ख़रीदा कितने में था, 100 रुपये में ख़रीदा था। अब उसने, अगर वो राम से कितने में ख़रीदने के लिए मानेगा, 99 रुपीज़ में ख़रीदने के लिए मानेगा, तो डिवाइडेड बाई 100, और ये बेस तो यही था ना 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस इज़ 1%। अब ये 1% है वो उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि नहीं, प्रॉफिट नहीं, मतलब गेन हुआ बोलेंगे, है ना। क्योंकि देखो उसने जब ख़रीदा था इस सेलफ़ोन को तो उसने 100 रुपये में ख़रीदा था, है ना। और उसके बाद फिर उसने बेच के ये सब प्रॉफिट वगैरह कमाया, बट राम से जब बाद में ख़रीदा तो उसको 99 रुपीज़ पड़ा। तो जब उसने इनिशियली ख़रीदा था तो 100 रुपीज़ पड़ा था, और बाद में और ख़रीदा तो सिर्फ 99 रुपीज़ देने पड़े, तो 1 रुपये तो अभी भी बचा ना उसके पास, तो गेन हुआ उसका 1% का। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। फिर तो पैसेज है, आगे बढ़ते हैं अभी। स्टडी फेमस पैरल्स हिस्ट्री, ओके 28 नंबर। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9%, 9% का एवरेज वेट 50 है। दिस विल बी सम ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 9 होगा, इसको 50 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपना 45, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दी एवरेज वेट ऑफ दी फर्स्ट 5%, मतलब 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट 5 है उसका एवरेज हमको बोल दिया है कितना है 45। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सम ऑफ 5 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 6 25, 5 24 21 22, ठीक है। फिर लास्ट 5% का एवरेज 1 2 3 4 5, हाँ कितना है 55, 55 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज सम ऑफ लास्ट 5, 5 5 6 25, 5 5 6 25 26 27। बट अब यहाँ पर हमको बोला कि 5th% का वेट कितना होगा। 5th% का वेट निकालने से पहले, क्योंकि ये शुरू के 5 में लास्ट के 5 में 2 बार काउंट हो गया है ना। तो हमको वैसे भी पता है कि पूरे सम ऑफ 450, सम ऑफ 9 हमको पता है 450, इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। अब क्योंकि इसमें 5th नंबर वाला 2 बार काउंट हो गया है, तो जैसे ही मैं उसको 9 वाले से माइनस करूँगी तो जो वेट आएगा दैट विल बी दी वेट ऑफ द 5th पर्सन, है ना। ऐड कर लेते हैं। तो दिस इज़ 500, तो कितना एक्स्ट्रा आया 50 kg, तो यही वेट होगा 5th पर्सन का, क्योंकि 5th पर्सन का वेट 2 बार काउंट हो गया, जब फर्स्ट 5 का लिए एंड देन लास्ट 5 का लिए तब। तो एक बार माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा अपना आंसर। फिर नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 टेनिस प्लेयर। अच्छा ये वो वाला कंडीशन वाला बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप है 6 वुमेन का, 6 वुमेन है, देयर आर 4 टेनिस प्लेयर, इनमें से 4 तो टेनिस प्लेयर है, एंड 4 है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, एंड 3 है वो बैंक एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन का नेम दिया हुआ है, कितने लोग हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला तो एक कौन है, विमला। फिर यहाँ पे सेकंड में कमला, एंड थर्ड, अब देखो यहाँ ऑप्शन से लिख लेते हैं ना, कमला लिख लिया अपने हमने, फिर अमाला, फोर्थ इज कोमल, कोमाला जो भी है,
तो यहाँ पे कोमाला एंड कमला अलग अलग है पर्सन, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो यहाँ पे निर्मला एंड श्यामला, लास्ट वाले का जगह नहीं बच रहा है, इसको फॉर टाइम बीइंग इसको इरेज कर देते हैं। तो दिस इज 6th नंबर श्यामला। ठीक है, अब क्या क्या बोला है, अब कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं। विमला एंड कमला बैंक एम्प्लॉय है। विमला कहाँ है, ये बैंक, एंड कमला बोला है, कमला कमला, ठीक है, बैंक। कोमाला अलग है, ठीक है। फिर वाइल अमाला एंड कोमाला, अमाला एंड कोमाला, इन दोनों क्या है, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कोमाला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर। कोमाला ये टेनिस है, निर्मला ये भी टेनिस है, ठीक है। कोमाला निर्मला ये टेनिस प्लेयर। फिर अमाला कमला कोमाला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियो में पोस्ट ग्रेजुएट कौन कौन है, अमाला है, उसको दे देते हैं पहले सोशियो। फिर कमला एंड कोमाला दोनों सोशियो वाले हैं, ये भी सोशियो, कमला कोमाला हो गया। फिर निर्मला ये भी सोशियो, ठीक है। फिर ऑफ होम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज, अब इनमें से 2 तो बैंक एम्प्लॉयज है, ये जो 4 का नाम बताया इनमें से होम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज, इन्हीं चारों, जिन चारों का हमने सोशियो दिया इनमें से 2 है वो बैंक एम्प्लॉय है। ये तो बैंक एम्प्लॉय है, तो एक तो हमको बैंक एम्प्लॉय मिल गया है, इन जिनको भी हमने सोशियो दिया हुआ है ना। तो एक बैंक एम्प्लॉय तो हो गया। इन दोनों को मैं बैंक एम्प्लॉय नहीं बना सकती क्योंकि इन दोनों अनएम्प्लॉयड है तो बैंक एम्प्लॉय कैसे होंगे, है ना। तो यही होना पड़ेगा बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब कितने बैंक एम्प्लॉय बोला था अपने को, 3 बोला था, 1 2 3, हाँ तीनों मिल गए हैं किसी न किसी को। फिर इफ़ श्यामला इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ये कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कौन से इनमें से ऐसे है जो टेनिस एंड बैंक एम्प्लॉय दोनों हैं। टेनिस एंड बैंक एम्प्लॉय, टेनिस ये तो बैंक एम्प्लॉय नहीं, ये तो अनएम्प्लॉयड है। टेनिस एंड बैंक एम्प्लॉय, टेनिस एंड बैंक एम्प्लॉय, यही तो बोला है, टेनिस प्लेयर एंड बैंक का एम्प्लॉय निर्मला, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही मैंने मिटा दिया है। Okay, so 40% of A, 65% of B. This is 65 है, ओके। अरे थोड़ा ढंग से लिख लेती हूँ। And Q is 50 A and 50 B. तो और यहाँ पर बोला है A is greater than B, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, P is greater than Q, Q is greater than P, Q is equals to P। तो A एंड B का हमको बता दिया कि A बड़ा है, तो हमको बताना है कि P एंड Q में से कौन बड़ा होगा। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ये 40 है, ये ओके। तो Q में अगर मैं इसको 40/100 A करूँ और इसको, ये तो 50 ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसमें 10 ऐड कर लेते हैं। तो P इज इक्वल्स टू 40, इसको 50 बनाते हैं। अब क्योंकि हमने 50 के लिए 10A/100 ऐड किया है, तो हमको वो माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। और इसको बनाते हैं, ये 50A/100 प्लस 50/100 B, तो इनमें से कितना बचा, 15, है ना। तो ये बन गया क्या अपना Q। तो P इज इक्वल्स टू Q प्लस 15/100 B माइनस 10A/100। बट अभी भी मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये यहाँ पे Q तो आगे हम अभी तो बता नहीं सकते ना कि P एंड Q में से कौन बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला जो है वैल्यू, ये तो हमको नहीं पता है
तो नन ऑफ दी अबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमको ए एंड बी के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। सिर्फ इसके बेसिस पे कि ए ग्रेटर देन होगा बी से हम नहीं बता सकते ना कितना ग्रेटर है, तो हमको नहीं पता, तो नन ऑफ दी अबव कंक्लूडेड। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्लॉक वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि क्लॉक का एकदम सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, और ये थोड़ा टफ वाले मैथ है तो हम इसको नहीं करेंगे। हम इधर भी सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में तो और देखते ही आगे बढ़ जाना है, सॉल्व करने का ट्राई भी नहीं करना है। फिर इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। तो एक सिटी है जहाँ पे 12% हाउस होल्ड ऐसे है जो कि अर्न कर रहे हैं लेस देन, तो मान लेते हैं यहाँ पे 30,000 पर ईयर है। अब इससे कम अर्न करने वाले कितने हैं, 12% है। फिर 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख, यहाँ कहीं पे 2 लाख का बना देते हैं। अब इससे ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने हैं, 6% है पर ईयर। एंड 22% अर्न करते हैं मोर देन 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख का ब्रैकेट, और 1 लाख से ज़्यादा अर्न करने वाले तो यहीं तक ही बन पाएगा। तो ये कितने हैं, 1 लाख से ज़्यादा 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर, एंड 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड ओके। इन दोनों के बीच अर्न करने वाले कितने हैं, 990 हाउस होल्ड है। एक सेकेंड, 990 हाउस होल्ड ऐसे है, तो ये तो नंबर में दे दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है। फिर बिटवीन ओके, फिर हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर, यहाँ पे कितने हैं वो भी नंबर में बताना है अपने को। देखो ऑप्शन नंबर्स में है ना, तो हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। ओके, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो अगर हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, पहले तो ये वाला हमको नंबर में पता है, तो नंबर में पता है तो इसका निकाल लेते हैं। तो 990 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 990 है ये। अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिखूँ तो पूरे एक्स से अगर मैं माइनस कर दूँ ये वाला पोर्सन और इधर वाला पोर्सन, तो कितना परसेंटेज है ये, 12% ऑफ एक्स, एंड दिस इज 22% ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स माइनस ये 34% ऑफ एक्स, दिस इज 990 एक्स माइनस 34/100 एक्स, तो 100 माइनस 34, दिस इज 66x डिवाइडेड बाई 100, दिस इज 990 इधर था, तो 906 9 3 दूनी 6 15 एक्स इज इक्वल टू 1500। अब इसी में से ही अपने को ये निकाल लेना है, तो 22% माइनस 6%, हाउ मच इट इज, 16%, 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है 16% है ये, बट परसेंटेज हमको नहीं चाहिए, तो 16% ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता है अपने को 15,000 नहीं 1500, ठीक है। तो 16 15 5 5 6 25 5 1 5 6 7 15 225, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, 1 o'clock पे एक बार स्ट्राइक किया, ट्वाइस एट 2 o'clock, 2 बजे, ये क्लॉक की बात चल रही है और ये स्ट्राइक्स की बात चल रही है, तो 2 बार क्या हुआ, ये ट्वाइस ओके। फिर 3 o'clock पे 3 बार वो स्ट्राइक करेगा, फिर एंड सो ऑन, इफ़ इट टेक्स 12 seconds टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, तो 5 o'clock पे इसको कितने लगे हैं, 12 सेकेंड, तो स्ट्राइक एट 5 o'clock, देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 10
यहाँ पे 12 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ पे 24 सेकेंड लगेंगे और क्या, तो 24 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आगे आता है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द टू कंक्लूजन दैट फॉलोज। बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। अगेन मैंने वही बताया था कि जो स्टेटमेंट बोला उतना ही सही मानेंगे, बाकी खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, भले वो चीज़ रियल लाइफ में सही होगी उसके बावजूद हम नहीं मानेंगे जब तक हमको स्टेटमेंट में क्लियरली वो ना बोल दे। बोल रहा है कि मॉर्निंग वॉक है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब हमको ये कहाँ पे बोला कि जितने भी हेल्दी पीपल है वो मॉर्निंग वॉक ही करते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हेल्दी पीपल है वो मॉर्निंग वॉक नहीं करते। तो हमको तो बस यही बोला ना कि मॉर्निंग वॉक है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, बस इतना ही बोला। तो हम ये नहीं मान सकते कि ऑल हेल्दी पीपल है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। मॉर्निंग वॉक है वो एसेंशियल है बोल रहा है मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ। अगेन नहीं मान सकते क्योंकि हमको बस ये बोला कि गुड हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक क्या है, अच्छा है। नेसेसरी इसेंशियल ये सब भी कुछ नहीं बोला है ना। तो क्या कंक्लूजन होगा, नीदर वन नॉट टू। ठीक, फिर अगला, देर आर 13 2-digit consecutive odd numbers. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 30 numbers? 13 2-digit consecutive नंबर है, 2 डिजिट का consecutive वो भी odd नंबर। 39 है वो मीन है किसका, फर्स्ट 5 सच नंबर। तो ऐसे पूरे कितने 30 नंबर्स हैं उनका, उनमें से पहले 5 हैं, मान लेते हैं कि वो पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि ऑड है वो क्या, एक्स, देन इधर एक्स माइनस 2, देन एक्स -4 और यहाँ पे x +2 देन x +4। ठीक है, ये हमने ऑड नंबर कंसिडर कर लिया। अब इनका मीन, पहले के 5 का मीन कितना बताया हम अपने को, 39। ओके, तब कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x आएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये तो x इज इक्वल टू 39। तो x 39 है, इसका मतलब कि क्या है कि जो मीन है वो नंबर ही 39 है। तो पहले जो 5 आएंगे नंबर्स ऑड वाले, उनमें बीच वाला नंबर होगा वो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करते हुए 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। यहाँ पर होगा 37, यहाँ पे होगा 35, यहाँ पे 41 42 43 ऐसे करके, है ना। दिस इज मीन, है ना। देन अब हमको बोल रहा है कि मीन क्या होगा ऑल 13 नंबर का। तो मीन अगर हमको निकालना है सारे 13 नंबर का तो क्या होगा, सम ऑफ ये जितने भी 13 नंबर है वो डिवाइडेड बाई 13, है ना, यही तो होता है मीन। तो अगर मैं सम निकालूँ तो सम ऑफ 13 नंबर, तो अब हमको पूरे, या तो एक तरीका के पूरे नंबर 13 को लिख लो, ऐड करो और 13 से डिवाइड करो। बट हमको पता है कि जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है हम उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो सीरीज़ के फॉर्मूला पे क्या होता है, यहाँ पर सम ऑफ दिस सीरीज़ इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो n यहाँ पर कितने हैं, 13 बोला ना हमको कि सीरीज़ में 13 ऐसा नंबर है। फिर 2 इंटू a इनिशियल नंबर को बोलते हैं 15 प्लस n-1d। n-1 13 था, उसमें से एक माइनस करो तो 12 मल्टीप्लाइड बाई d। d इज़ द डिफरेंस, तो कितना है 26 36 37 2 का है 70 24। अब सिंपली इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। सम ऑफ 13 कितना है, 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 94 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से 13 कैंसिल आउट, ये इसको करेंगे 2 चौक 8 2 7 14, 47 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है।